कल की क्लास हमने जहां पर छोड़ी थी वहां से हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। जस्ट एक रिकैप पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लें ताकि हम क्लास को कनेक्ट कर पाए। कल हमने डिस्कस किया था डिफरेंट इनकम के कॉन्सेप्ट्स। जीडीपी क्या चीज होती है? तो जीडीपी क्या चीज होती है कि पॉइंट्स एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं क्योंकि अभी इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। फाइनल फाइनल वैल्यू है, अंतिम मूल्य है सभी वस्तु और सेवाओं की देश की सीमा रेखा के अंदर उत्पादित की जाती है सभी उत्पादन के कारकों द्वारा देश की सीमा रेखा के अंदर एक ईयर या 1 ईयर के समयावधि के अंदर इसके ग्रोथ की दर, इसके वृद्धि के दर को हम जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। चलिए अब यहां पे देखिए इसी बात को लेकर के हम जीडीपी के सिर्फ डेफिनेशन में जुड़े हुए जीडीपी के सिर्फ डेफिनेशन में जुड़े हुए क्या क्या कंक्लूजन हमें मिलते हैं, क्या क्या निष्कर्ष हमें मिलते हैं, उन निष्कर्षों पर हम एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम उन निष्कर्षों पर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इट इज द फाइनल वैल्यू, ये अंतिम मूल्य है ना, वस्तु और सेवाओं की अंतिम मूल्य फाइनल वैल्यू को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। मतलब जब इंटरमीडिएटरी या मध्यम मध्यम वस्तुओं की हम बात करेंगे तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होंगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक बढ़ई ने किसी दुकान से जाकर के या आरा मशीन से जाकर के लकड़ी खरीदा। ठीक है, लकड़ी खरीदा, वुड खरीदा। यहां पर इस बढ़ई ने पैसे दिए, लेकिन ये बढ़ई क्यों खरीदा है? ये बढ़ई इसलिए खरीदा इस लकड़ी को ताकि इसका एक फर्नीचर बना सके, टेबल बना सके, और ये टेबल ग्राहक को बेचेगा। हम वो व्यक्ति हैं जो व्यक्ति इस टेबल को खरीदेंगे अपने उपयोग के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में जीडीपी का जो मान है वो कहां पर काउंट किया जाएगा? इस बिंदु पर काउंट किया जाएगा जहां पर अंतिम ग्राहक इसको खरीद रहा है। इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट जोड़े नहीं जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जीडीपी के कैलकुलेशन में इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट, मध्यम वस्तुएं या बीच में जो वस्तुएं हैं उनको नहीं जोड़ेंगे, हम अंतिम वस्तुओं को जोड़ेंगे। जैसे एक मिठाई के दुकान वाले ने किसी दूध वाले से दूध खरीदा, किसी दूध वाले से, मिल्कमैन से दूध खरीदा, इस दूध की मिठाई बनाई और ये मिठाई अंतिम ग्राहक को हमें बेचा। तो यहां पर इस मिठाई के मूल्य को हम कब काउंट करेंगे? जब हम इस मिठाई के अंतिम मूल्य को काउंट करेंगे, है ना। ये बीच में जो दूध खरीदा गया इसके मूल्य को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्योंकि समझिए इस मिठाई में दो चीजें इंक्लूडेड है। पहली चीज, जो दूध खरीदा गया है उसका मूल्य, रॉ मटेरियल का मूल्य, और दूसरी चीज जो इस हलवाई ने इसमें अपनी मेहनत की है इसका मूल्य। मतलब अगर हम इस मिठाई के मूल्य को जोड़ रहे हैं तो ये दूध का मूल्य भी जुड़ गया और इस हलवाई की मेहनत का भी जुड़ गया। इसलिए हम इंटरमीडिएटरी चीजों को काउंट नहीं करते हैं, हम अंतिम वस्तुओं को काउंट करते हैं, पहली चीज। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, इंटरमीडिएटरी गुड्स यानी मध्यम वस्तुएं हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम मध्यम वस्तुओं को काउंट करेंगे, डेफिनेशन ही हमारा है फाइनल प्रोडक्ट, और अगर हम मध्यम या इंटरमीडिएटरी गुड्स को काउंट करेंगे तो एक ही वस्तु का मूल्य बार बार काउंट हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर दूध के भी मूल्य को काउंट कर लूं और मिठाई के भी मूल्य को काउंट कर लूं और दोनों को मिला दूं और जीडीपी बना दूं, तो दूध तो एक ही बार प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन दूध का मूल्य एक बार यहां जुड़ गया और एक बार मिठाई में जुड़ गया, तो दूध का मूल्य 2 बार जुड़ गया। तो जीडीपी की वैल्यू कुछ और दिखाई देगी जबकि एक्चुअल वैल्यू कुछ और है ना। तो सबसे पहला, क्योंकि हम फाइनल वैल्यू को या फाइनल वस्तुओं को, अंतिम वस्तुओं को जोड़ते हैं, इसलिए इंटरमीडिएटरी वस्तुएं, मध्यम वस्तुएं, बीच की वस्तुएं जीडीपी की गणना में जोड़ी नहीं जाएंगी। इंटरमीडिएटरी गुड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। दूसरी चीज हमने क्या बोला कि जीडीपी का मतलब देश की सीमा रेखा के अंदर, देश की बाउंड्री के अंदर ऑल द प्रोडक्शन फैक्टर, हर प्रोडक्शन फैक्टर। हमने डेफिनेशन में ये कहीं भी नहीं बोला कि वो प्रोडक्शन फैक्टर इंडियन होना चाहिए।
वो प्रोडक्शन फैक्टर सिर्फ इंडियन होना चाहिए, ऐसा हमने कहीं भी नहीं बोला। इसका मतलब है कि यदि देश की सीमा रेखा के अंदर, यदि देश की बाउंड्री के अंदर कोई फॉरेनर है, कोई विदेशी है और वो अर्न कर रहा है, तो इसकी इनकम भी जोड़ी जाएगी। जीडीपी के कैलकुलेशन में विदेशी व्यक्तियों, फॉरेनर्स की लिविंग, जो भारत के देश के अंदर रहते हैं, इनकी आय भी जोड़ी जाती है, क्योंकि जीडीपी का डेफिनेशन ही क्या कह रहा है, ऑल द प्रोडक्शन फैक्टर, उत्पादन के कारक देश की सीमा रेखा के अंदर। ये कहीं नहीं कहा गया है कि वो सिर्फ इंडियन होने चाहिए, यानी एक विदेशी, एक फॉरेनर की इनकम भी यदि वो देश के अंदर है और अर्न कर रहा है, तो उसकी इनकम भी जोड़ी जाएगी जीडीपी की कैलकुलेशन में। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने, हाँ जी बोलिए। A bridge made in January 2010 is destroyed by rain. Now nothing remains. What will be the value added to the GDP? अंबर, जिस साल में ये ब्रिज बनाया गया है, जनवरी में अगर बनाया गया, वॉट एवर द ईयर इज, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 2018 में बनाया गया था, 2018 में बनाया गया था, तो 2018 में इसकी वैल्यू जो भी आई होगी वो जीडीपी में जोड़ ली जाएगी। ठीक है। अब क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा कि पहली बार ही जब प्रोडक्ट बनाया जाता है उसी समय जोड़ी जाती है, इसको बार बार नहीं जोड़ा जाता है। जैसे एक फैन है, फैन जब मैन्युफैक्चर हुआ तो इसका मूल्य जोड़ दिया गया, इसके बाद आप इसको तीसरे साल बाद किसी, व्हाट इफ द सेम ईयर, इफ इन ए सेम ईयर, देन जो ये प्रोड्यूस किया गया है इसकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू एज इट इज जोड़ी जाएगी, वो वैल्यू एज इट इज जोड़ी जाएगी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जीडीपी में इस ब्रिज की कॉस्ट नहीं जोड़ी जाएगी, इस जीडीपी के ब्रिज के कॉस्ट में जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जो पीपल इन्वॉल्व हुए हैं, उन लोगों को जो सैलरी मिली है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हुआ है, उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो कॉस्ट है वो जोड़ा जाता है, ब्रिज को नहीं जोड़ा जाता है ना। जो मैन्युफैक्चरिंग, जो फाइनल ब्रिज बनने में जो लोगों को सैलरी मिली है वो जुड़ेगी, और ब्रिज में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा है वो जुड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, वैल्यू क्रिएट है, ये वैल्यू क्रिएट है। क्लियर है अंबर आपको? सेम ईयर में हुआ है तो सेम वैल्यू जोड़ी जाएगी, भले ही वो डिस्ट्रॉय हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो गया कोई इशू नहीं है, लेकिन बना है उसी साल में बना है तो उसको जोड़ा जाएगा। जैसे आपने एग्जांपल में दिया है 1000, तो पूरा 1000 रुपीज उसमें जोड़ा जाएगा, है ना। क्योंकि वहां पे ये बोला जाता है कि ब्रिज की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इक्विवेलेंट है उसमें लगे हुए लोगों की सैलरी जो थी उसके बराबर, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना उसके बराबर। क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्रिएट है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई और ये सर्विस की वैल्यू हो गई, इसलिए इन दोनों को जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो बातें हमें समझ में आई, पहली इंटरमीडिएटरी वाली, मध्यम वस्तुओं को नहीं जोड़ेंगे, और दूसरी फॉरेनर्स की इनकम को हम जोड़ेंगे। अब तीसरी बात समझिए, हमने जीडीपी में क्या बोला, हमने जीडीपी में बोला ऑल द फाइनल वैल्यूज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं से जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी उसको हम जोड़ेंगे। इट मीन्स दैट इफ देयर इज गुड्स और सर्विस, यदि कोई गुड्स है और सर्विस है बट उसकी वैल्यू जीरो है, बट उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, ऐसी सिचुएशन में ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। यानी यदि कोई गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो रही है बट उसकी वैल्यू, हमने क्या बोला, फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू ही अगर जीरो है, फाइनल मान ही अगर जीरो है, तो जीडीपी में क्या जुड़ेगा, जीरो जुड़ेगा। तो अगर कोई वैल्यू प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है तो वो जीडीपी में भी नहीं जुड़ेगा। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे घर में हाउसवाइफ जो काम करती हैं, हमारे घर में जो हाउसवाइफ काम करती है, मम्मी काम करती है, वाइफ काम करती है, सिस्टर काम करती है, वी डोंट पे एनी सैलरी टू देम, हम उनको किसी प्रकार की कोई सैलरी पे नहीं करते हैं, जबकि जबकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। यानी सर्विस बीइंग प्रोड्यूस्ड, सर्विस सेवा उत्पादित हो रही है, पर इस सेवा का क्योंकि वैल्यू जीरो है, सेवा का क्योंकि वैल्यू जीरो है, इसलिए इसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट समझिए,
अगर कोई वस्तु और सेवा उत्पादित हो रही है परंतु उसकी वैल्यू जीरो है तो उसको भी जीडीपी में काउंट हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, हमारे घर में जो हम अपने ही घर में काम करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। अगर मैं ये फाइनेंशियल एडवाइस किसी और को दूंगा तो आई विल चार्ज फॉर देम। बट अगर मैं ये खुद के लिए करूंगा, अपने घर के लिए करूंगा, तो आई विल नॉट चार्ज फॉर इट। तो ऐसी सिचुएशन में मेरी ये सेवा तो उत्पादित हो रही है, मेरी ये सर्विस तो हो रही है प्रोड्यूस, लेकिन इस सर्विस की कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द जीडीपी। So if I am a financial advisor and I am managing my own finance, मैं अपना खुद का फाइनेंस मैनेज कर रहा हूं, तो सेवा में इसमें भी प्रोड्यूस कर रहा हूं, बट क्योंकि वैल्यू नहीं है इसलिए इसको जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? प्रोड्यूस हो रहा है, वस्तु और सेवा उत्पादित अगर हो रही है पर उसकी वैल्यू नहीं है तो उसको भी जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। और इसी के उल्टे देख लीजिए, इसी के अपोजिट में, अगर मान लीजिए वैल्यू है, मैं कहता हूं वैल्यू है, बट किसी प्रकार का कोई वस्तु और सेवा, किसी प्रकार की कोई नई प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो भी ये जीडीपी में काउंट नहीं होगी। पहली बात क्या कही मैंने कि सर्विस प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वैल्यू जीरो है इसलिए काउंट नहीं होगी। अगली बात क्या कही मैंने कि वैल्यू भले ही है, कुछ तो भी वैल्यू है, लेकिन सर्विस, कोई नई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं बन रही है तो इसको भी जीडीपी में काउंट नहीं करूंगा। अब इसका भी देखिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट मंडे मॉर्निंग स्टॉक मार्केट खुला है ना। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझिए, स्टॉक मार्केट क्या होता है अपने को मालूम है, जहां शेयर्स हम ट्रेड करते हैं। आपने सुना होगा रिलायंस के शेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स। क्या होता है, पूरा मेरा 6-7 दिन का लेक्चर है उस पे, बट अभी इतना तो हमें पता है स्टॉक मार्केट क्या चीज होती है, शेयर्स क्या चीज होती है। यस बैंक का शेयर, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर सुनते होंगे आप, एलआईसी के शेयर्स आने वाले हैं, आईआरसीटीसी का शेयर आ गया है। आपको आइडिया है इसके बारे में, शेयर्स के बारे में? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, आपको आइडिया है शेयर्स के बारे में, शेयर्स क्या होता है? ठीक है, सभी लोगों को है इसके बारे में आइडिया, तो अपन इसको इस एग्जांपल को लें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी सिर्फ समझिए शेयर्स, है ना। मान लीजिए मंडे को बाजार खुला और मंडे को मैं जा करके, बहुत सुना मैंने आज संडे को बहुत सुना, तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर खरीद लिया। अब क्योंकि मैंने ये शेयर खरीदा, मार्केट वैल्यू मान लेता हूं इसकी 2200 रुपए है, फॉर एन एग्जांपल 2100-2200 कुछ है, 2200 रुपए है। इट मींस दैट आई विल हैव टू पे 2200 रुपीज, मुझे ये 2200 रुपए पे करने पड़ेंगे। जो व्यक्ति इसको बेच रहा होगा, जिससे मैं खरीदूंगा, उसको ये 2200 रुपए मिलेंगे, उसको ये 2200 रुपए मिलेंगे। मतलब मैंने पे किया, इसने खरीदा, वैल्यू क्रिएट हुआ, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट नहीं क्रिएट हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिलायंस ने कभी 100 शेयर, एग्जांपल ले रहा हूं, 100 शेयर निकाल दिए थे बाजार में। आज इन्हीं 100 शेयर को खरीदा और बेचा जा रहा है, इन्हीं 100 शेयर को बार बार खरीदा, बार बार बेचा जा रहा है। तो कोई नया शेयर तो आया ही नहीं, कोई नई प्रोडक्ट तो आई ही नहीं, कोई नई सर्विस आई ही नहीं। इसलिए इन शेयर्स के ट्रांजैक्शन को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि भले ही वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू के पीछे किसी प्रकार का कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसलिए इसको हमने जीडीपी में काउंट नहीं किया है। लेकिन जब इस शेयर को खरीदने में जाऊंगा तो मुझे एक ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। ब्रोकरेज क्या होता है? जैसे आपको पता होगा कि इस शेयर को खरीदने के लिए मुझे किसी के पास एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, मोतीलाल ओसवाल, वेंचुरा सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकर, XYZ किसी के पास में। ये भी जो व्यक्ति बेच रहा होगा इसका भी किसी के पास में होगा। तो जब मैं इन शेयर को खरीदने या परचेस करने जाता हूं तो मुझे मेरे ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। ये कमीशन जीडीपी में काउंट होगा, क्यों? क्योंकि ये कमीशन किस चीज के लिए है? सच बात तो होगी जीडीपी में इंक्लूड, यस, फर्स्ट बार होगी, है ना, उसके बाद नहीं होगी, है ना। ट्रांजैक्शन ऑफ द शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ब्रोकरेज क्या चीज होगी?
ब्रोकरेज मैं पे कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल को, क्यों? क्योंकि उसने मुझे सर्विस दी है, उसने मुझे फैसिलिटी दी है और मैं ये उसकी फैसिलिटी के बदले पे कर रहा हूं, तो सर्विस भी प्रोड्यूस हो रही है, वैल्यू भी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए जीडीपी में काउंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, शेयर्स का ट्रांजैक्शन, मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, लेन देन की बात कर रहा हूं, शेयर्स का ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इन शेयर्स के ट्रांजैक्शन में जो ब्रोकरेज लगेगा वो ब्रोकरेज जीडीपी में इंक्लूड होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए शेयर्स का ट्रांजैक्शन जीडीपी में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेयर्स के ट्रांजैक्शन में कोई नई प्रोडक्ट, किसी प्रकार की कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये जीडीपी में नहीं आएगा। क्योंकि जीडीपी कहता है फाइनल वैल्यू भी होनी चाहिए और नई प्रोडक्ट और सर्विस भी होनी चाहिए। प्रोड्यूस मतलब उत्पादित हुई हो, नहीं हुई हो तो नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, समझ में आया द कंक्लूजन ऑफ द जीडीपी डेफिनेशन? जीडीपी की डेफिनेशन में कितनी सारी चीजें छुपी हुई है? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। मेरे चारों पॉइंट क्लियर हुए? पहली चीज, कोई फॉरेनर अगर हमारे देश में है तो उसकी इनकम जोड़ी जाएगी, अगर कोई इंडियन हमारे देश में नहीं है तो उसकी इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। इंटरमीडिएटरी गुड्स, बीच की वस्तुएं, मध्यम वस्तुओं को नहीं जोड़ेंगे। अगर कोई वस्तु और सेवा उत्पादित हो रही है बट उसका मतलब कोई भी गुड्स और सर्विस एक्सचेंज इसमें इंक्लूड नहीं है। सर देखिए, गुड्स और सर्विस एक्सचेंज है लेकिन उसकी वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अभी क्या हो रहा है? अभी सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वी आर एक्सचेंजिंग द सर्विस, बट फॉर दिस सर्विस यू आर गोइंग टू पे अ फीस, आप इसके लिए एक फीस पे करने वाले हैं। तो यहां पर मेरी टीचिंग जो है इट विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी बिकॉज आप इसके लिए फीस पे करेंगे, देयर इज अ वैल्यू। तो सर्विस का एक्सचेंज भी है और वैल्यू भी है, दोनों है, इसलिए ये जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई फीस पे नहीं कर रहे होते, मान लीजिए अगर आप कोई फीस पे नहीं कर रहे होते, कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा होता, तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्विस तो है लेकिन वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है। क्लियर है ओमकार आपको? सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज जिसमें किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं क्लियर हो रही है। ठीक है, फर्स्ट बार 250 है बट सम ईयर के बाद वैल्यू तो 300 जीडीपी में इंक्लूड होगा क्या? सर समझिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, वीरेंद्र का क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, अभी मैं उस पर बात करता हूं। पहले ये 4 पॉइंट हमारे हो गए कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वैल्यू जीरो है तो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, और वैल्यू भले ही है लेकिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। वीरेंद्र ने देखिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत लॉजिकल पूछा है कि सर हमने 2000 मान लीजिए पिछले साल, या मैंने मान लीजिए 2200 रुपए में ये रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है, और जब मैं बेचने गया तो मैंने इसको 2500 रुपए में बेच दिया, ठीक है, और जब 2500 रुपए में बेच दिया तो इस बीच में मुझे 300 रुपए का फायदा हुआ, मुझे 300 रुपए का फायदा हुआ। तो क्या ये 300 रुपए, हर प्रोडक्ट तो सेम होता है, पर प्रोडक्ट तो सेम होता है। मैं आता हूं ओमकार आपके क्वेश्चन पे, पर क्या पूछ ये वीरेंद्र पूछ रहे हैं कि क्या ये 300 रुपए जीडीपी में काउंट होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? समझिए, सरकार क्या कहती है, दिस इज माय कैपिटल गेन, ये मेरा कैपिटल गेन है, ये मेरा इनकम है। किस चीज का इनकम है? मैं जो ये शेयर की ट्रेडिंग कर रहा हूं, विकास यही चीज मैं समझा रहा हूं, यही चीज मैं समझा रहा हूं, समझिए, शेयर्स की वैल्यू जो बढ़ेगी, समझिए मेरी बात, शेयर्स की वैल्यू जो बढ़ेगी जीडीपी में वो काउंट नहीं होगा। एक एग्जांपल समझिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मैंने 2000 रुपए में कोई शेयर खरीदा है ना, और इसको कब खरीदा? 2010 में खरीदा, 2010 में खरीदा, ठीक है, आज क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, ठीक है, 2020 में ये शेयर हो गया 4000 रुपए का, ठीक है, ये शेयर की वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू 4000 रुपीज। अभी इस 4000 रुपीज को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए, जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने 2020 में शेयर को बेच दिया, ठीक है, तो बेचने के बाद क्या कैलकुलेट होगा कि मैंने 4000 में बेचा
और 2000 में खरीदा था, यानी मेरा प्रॉफिट जो है ये 2000 रुपए का है, तो सरकार इसको कहती है दिस इज योर कैपिटल गेन, ये आपकी कैपिटल गेन है, ये आपकी इनकम है। और जैसे ही ये मेरी इनकम बनी, जैसे ही ये मेरी इनकम बनी, नाउ इट इज अ वैल्यू। ये किस चीज की वैल्यू हो गई? मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूं उस चीज की वैल्यू है, तो ये वैल्यू बनी, तो ये 2000 रुपए जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, क्लियर है? विकास और अविनाश, ये दो लोग जो आप पूछ रहे थे, है ना? ध्यान दीजिए, वैल्यू भले ही शेयर की बढ़ रही है, लेकिन जब तक मैं उसको बेचूंगा नहीं, उस पर प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, तब तक वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तब तक वो कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं। मान लीजिए आपका, जैसे एक क्वेश्चन आपका नहीं आया, आना चाहिए था कि सर 2000 का 4000 हो गया, तब तो समझ में आया, लेकिन अगर 2000 का 1000 हो गया तो क्या करेंगे हम? 2000 का अगर 1000 हो गया तो क्या करेंगे हम? क्या अब भी ये जीडीपी में काउंट होगा? तो समझिए, ये क्योंकि 2000 का 1000 हो गया है, तो मैं 1000 के लॉस में हूं, तो मैं सरकार को क्या बताऊंगा? सरकार को जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा, तो कैपिटल गेन में मैं इसको क्या लिखूंगा? माइनस में लिखूंगा। 3 साल तक मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, और 3 साल तक के मेरे पॉजिटिव रिटर्न्स को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो सरकार ये भी आपको फायदा देती है आईटीआर जब आप फाइल करते हैं तो। ठीक है, तो लॉस के कंडीशन में भी सरकार उसको कंसीडर करती है, और प्रॉफिट में तो आपकी इनकम कंसीडर हो ही रही है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? हाँ, ओमकार आप पूछ रहे हैं हर प्रोडक्ट तो सेम होता है। बिल्कुल सही है, हर प्रोडक्ट सेम होता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने कार खरीदी, कब खरीदी? पिछले साल खरीदी, तो आपने कार जब खरीदी पहले साल, तो ये जीडीपी में काउंट हो गया। अब इसके बाद आप इस कार को बार बार बेचते रहिए, ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। आई होप प्रशांत आपका यही क्वेश्चन है, विल सेल ऑफ व्हीकल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी? नो। क्यों नहीं होगी प्रशांत, आपको मालूम है क्यों नहीं होगी? बताइए, इसका आंसर बताइए, क्यों नहीं होगी? मैंने कहा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? बिकॉज इसलिए नहीं होगी, एग्जैक्टली न्यू वैल्यू कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ना तो कोई, एक बार हो चुकी है, एक बार हो चुकी है, पहली चीज तो वो हो ही गई, और रीसेल करने पे ना तो कोई नया प्रोडक्ट बना, और ना तो कोई नया, हाउएवर टैक्सेस ऑन इट विल बी चार्ज। एग्जैक्टली, बिकॉज टैक्स इज अ अगेन न्यू वैल्यू, जो कि सरकार को, जो कि आपको सरकार को मिल रही है। ठीक है, तो टैक्स चार्ज होगा, लेकिन क्योंकि नई वैल्यू नहीं बन रही है, इसलिए हम रीसेल को काउंट नहीं करेंगे। आई होप मेरी बात आप लोगों को क्लियर है। यहां तक में कहीं कोई डाउट हो, फटाक से बताइए, आगे बढ़े। कमीशन इफ जनरेटेड, कमीशन बिल्कुल सही प्रशांत, कमीशन अगर जनरेट हो रहा है, और इस कमीशन को, दो चीजें हैं, आप सरकार को दिखा रहे हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हम सरकार को दिखाते ही नहीं है, आईटीआर में हम रियल इनकम भरते ही नहीं है। तो अगर भर रहे हैं और अगर हम बता रहे हैं, लॉजिकली ये कमीशन जीडीपी में इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन जीडीपी में तो इंक्लूड तब होगा दोस्त, जब आप सरकार को बताओगे कि मुझे इतना कमीशन मिला, तब आप बताओगे ना सर ये मेरी इनकम है, तो आप इसको जीडीपी में काउंट कर लीजिए। आप बताएंगे ही नहीं तो उसको कैसे काउंट करेंगे हम? ठीक है, कमीशन इंक्लूड होगा, क्योंकि कमीशन एक वैल्यू है, सर्विस की एक वैल्यू है, लेकिन तभी इंक्लूड होगा जब आप बताएंगे, जब आप सरकार को बताएंगे, या तो सरकार को पता चल जाए। बट हमारे देश में आपको पता है लगभग लगभग 80% लोगों की इनकम सरकार को पता ही नहीं चलती है, पता ही नहीं चलती है। इनकम किन की पता चलती है? जो प्रॉप ये कौन कर रहा है भाई? इनकम किनकी पता चलती है सरकार को? जो प्रॉपर या तो सरकारी कंपनी में काम कर रहे हो, या फॉर्मलाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हो, सैलरी आती हो, सब कुछ नॉर्मल हो, तो इसके अलावा 80% लोग जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में पता चलता काम करते हैं, इनकी भी इनकम है, लेकिन इनकी इनकम सरकार को पता ही नहीं चलती, बिकॉज दे डोंट टेल। एक रिक्शा वाला, एक रिक्शा वाला कमाता है, एक होटल वाला कमाता है, एक सलून वाला कमाता है, लेकिन ये जाकर के आईटीआर थोड़ा भरता है। और जब ये आईटीआर ही नहीं भरेगा, किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन इसके बैंक अकाउंट में हो ही नहीं रहा है, सब कैश में ट्रांजैक्शन है, तो कहां से ये, सरकार को पता ही नहीं चलेगा तो कहां जीडीपी में काउंट होगा? क्लियर है मेरी बात यहां तक? बताइए, आगे बढ़े हम लोग, क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डेप्रिसिएशन की।
अभी हमने पढ़ लिया ग्रॉस। अब हमारे दिमाग में एक चीज ये भी है कि सर ग्रॉस अगर है, पहले ही हमने पढ़ा था कि ग्रॉस है तो उसका नेट भी होता होगा, ग्रॉस है तो निश्चित रूप से नेट भी होता होगा। तो ग्रॉस में से क्या घटाएंगे हम? डिडक्टेबल्स, जो घटाने योग्य वस्तुएं हैं उसको हम घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? नेट मिल जाएगा। ये डिडक्टेबल यहां पे होता है डेप्रिसिएशन, इसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। ठीक है, तो मूल्य ह्रास का कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। मूल्य ह्रास का कॉन्सेप्ट है, मूल्य ह्रास का कॉन्सेप्ट है जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने कहा कि हमने कोई कार खरीदी कितने में? 10 लाख रुपए में। पिछले साल मैंने कार खरीदी कितने में? 10 लाख रुपए में। आज इस कार की वैल्यू हो गई 8 लाख रुपए, यानी इस कार की वैल्यू इस साल, ये कब खरीदी थी? 2018 में खरीदी थी और अभी है 2020, तो 2020 में ये हो गई 8 लाख, मतलब इस पे 2 लाख रुपए इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू रिड्यूस हो गई। 2 लाख रुपए इसकी वैल्यू जो है ये वैल्यू रिड्यूस हो गई। अब इस रिडक्शन को इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन, इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। सरकार क्या करेगी 2020 में इस 2 लाख रुपए की वैल्यू को, मान लीजिए 2020 में मेरी इनकम हुई है 10 लाख रुपए, एक एग्जांपल, ठीक है, तो सरकार क्या कहेगी कि आप 10 लाख रुपए पे टैक्स मत भरो, आप मात्र 2 लाख रुपए घटा करके 8 लाख रुपए पे टैक्स भर दो। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है ये सबको नहीं मिलेगा, ये डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सबको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ लोगों ने जो ये कार खरीदी है ये पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, ये पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, अपने घूमने घामने के लिए खरीदी है, समझ रहे हैं। लेकिन मैंने जो ये कार खरीदी है ये मैं किस तरह से शो करूंगा? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, तो मैं सरकार को क्या बताऊंगा कि सर ये जो कार है, इस कार के कारण मैं क्लासेस टाइम पे ले पा रहा हूं, ये जो लैपटॉप मैंने खरीदा था पिछले साल, इस लैपटॉप के कारण मैं प्रॉपर क्लासेस ले पा रहा हूं, तो ये लैपटॉप मेरा इन्वेस्टमेंट है। आई एम अ बिजनेस, मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं एक बिजनेस हूं, और क्योंकि बिजनेस के लिए मैंने ये लैपटॉप खरीदा है, तो अगर इस लैपटॉप की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हुआ है या लैपटॉप की वैल्यू में कमी आई है तो मेरे इनकम से इसको आपको घटाना चाहिए, और सरकार इसको घटाती है एज अ डेप्रिसिएशन। इसको सरकार क्या बोलती है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमारे देश में क्या है? लॉस इन वैल्यू। जहां आप कह रहे थे एड इन वैल्यू को आप जोड़ेंगे, तो भाई लॉस इन वैल्यू को आपको घटाना भी पड़ेगा। तो जब हम जीडीपी में से लॉस इन वैल्यू को घटाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और जैसे ही लॉस इन वैल्यू को हम घटाएंगे वो क्या बन जाता है? नेट। ग्रॉस का बन जाएगा नेट। डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक, नेशनल है तो नेशनल। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की बात समझ में आई। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अभी तक हम ये समझते थे कि डेप्रिसिएशन मतलब वेयरिंग एंड टियरिंग, डेप्रिसिएशन मतलब घिसाव, वेयरिंग एंड टियरिंग। ध्यान दीजिए, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो इट इज वेरी वेरी फॉर अहेड देन वेयरिंग एंड टियरिंग। सिर्फ वेयरिंग एंड टियरिंग नहीं होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस इन वैल्यू, लॉस इन वैल्यू, मान में कमी। और मान में कमी सिर्फ घिसाव के कारण नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके कारण मान में कमी हो जाती है। एग्जाम्पल समझिए, आज आप बाजार जाएंगे और एक पेन ड्राइव खरीदेंगे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, पेन ड्राइव खरीदेंगे, तो मुझे बताइए आज से मेरे ख्याल से 4 से 5 साल पहले जब आप पेन ड्राइव खरीदने जाते थे तो 1 GB का पेन ड्राइव, 1 GB का पेन ड्राइव ये आता था 800 रुपए का, 800 रुपीज का। आज क्या आप 1 GB का पेन ड्राइव 800 रुपीज का खरीदेंगे? खरीदेंगे? बताइए, क्या आप 1 GB का पेन ड्राइव 800 रुपीज का आज खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि 800 रुपीज अगर आप पे कर सकते हैं तो आज आपको शायद 64 GB का पेन ड्राइव मिल जाए। बताइए, तो क्या आप 800 रुपए में 1 GB का पेन ड्राइव खरीदेंगे? नहीं। इट मीन्स दैट कि अगर मुझे इस 1 GB के पेन ड्राइव को बेचना हो आज की डेट में तो मुझे इसको कितने में बेचना पड़ेगा? शायद 100 रुपए में, या बहुत हुआ तो 200 रुपए में। मतलब देखिए, पिछले पिछले आज से 2 साल पहले जो मैंने 1 GB का पेन ड्राइव खरीदा था,
आज ये पेनड्राइव की कीमत 50 रुपए भी नहीं हुई है, यानी 800 रुपए की वैल्यू की कीमत 50 रुपए भी नहीं है। कोई घिसाव नहीं हुआ इस पेनड्राइव में, कोई घिसाव नहीं हुआ है। सब पेनड्राइव एकदम एग्जैक्टली नई रखी है, एकदम बिल्कुल सही रखी है, बट फिर भी डेप्रिशिएट हो गई। क्यों डेप्रिशिएट हो गई? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। आज से 5 साल पहले मैं 40 इंच की जब टीवी खरीदता था, एक नॉर्मल फुल एचडी टीवी, ये आती थी 36,000 रुपए से 40,000 रुपए की। आज 55 इंच की या 65 इंच की टीवी आती है 50,000 रुपए की। बताइए ये टीवी में क्या घिसाव हो गया? बताइए ये टीवी क्या रोड पे चल रही थी, क्या घिस गई? ये नहीं घिसी, बट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया। तो यहां पर समझिए कि डेप्रिसिएशन सिर्फ घिसाव के कारण नहीं होता है। 90% बुक्स में जाकर के पढ़ना तो क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन इज वेयरिंग एंड टेयरिंग। इट इज नॉट ओनली वेयरिंग एंड टेयरिंग। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है लॉस इन वैल्यू, और लॉस इन वैल्यू किसी भी कारण से हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन हो रहा है। डिटेल में मैंने समझ के बहुत आपको अलग तरह का एक कंक्लूजन अभी मैं आगे लेकर के आऊंगा, इसलिए इसको मैं डिटेल में समझ रहा हूं। वेयरिंग एंड टेयरिंग बिल्कुल एक फैक्टर है जिससे डेप्रिसिएशन होता है, एग्रीड, बट मात्र एक फैक्टर नहीं है जिससे डेप्रिसिएशन होता है। अरे भाई एक बात समझिए, आप लोगों में से किसी ने कार खरीदी होगी, किसी ने बाइक खरीदी होगी। अब आप एक बात देखिए, आप कार खरीद रहे हैं और आप शोरूम में ही खड़े हैं, कार आपकी शोरूम में ही खड़ी है, शोरूम से निकली भी नहीं है। आपने कितना पे किया? 5 लाख रुपए, एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी जैसे ही उसका इंश्योरेंस करेगी, क्या बोल देगी? 5% डेप्रिसिएशन। कोई घिसाव नहीं हुआ। 10 बजे आपकी कार की डील हुई, 10:50 पे आपके कार का इंश्योरेंस हुआ, कार वहीं के वहीं खड़ी है, बाहर भी नहीं निकली रोड पे, फिर भी उसमें 5% का डेप्रिसिएशन लग गया। क्यों लग गया? आपकी कार में देखिए पहली बार ही फर्स्ट टाइम ही 5% का डेप्रिसिएशन लग जाता है। ब्रांड न्यू कार, ब्रांड न्यू बाइक में इंश्योरेंस जब करता है तो वो 5% का डेप्रिसिएशन लगा देता है। कभी सोचा है आपने क्यों? अभी तो कोई घिसाव नहीं हुआ है। अभी इसलिए घिसाव नहीं हुआ है क्योंकि अब इस 5 लाख रुपए की कार को अगर आप मुझे बेचेंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैं 5 लाख रुपए में सेकेंड हैंड कार क्यों लूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो है ये आपके नाम पे, अब ये मेरे नाम पे ट्रांसफर होगी। जबकि 5 लाख रुपए में तो मुझे ब्रांड न्यू मेरे नाम पे कार मिल जाएगी। तो आपकी कार अगर मैं लूंगा तो मैं भाई 4.5 लाख रुपए में लूंगा, होगा ऐसा? तो बताइए यहाँ कहाँ घिसाव हुआ, कहाँ वेयरिंग एंड टेयरिंग हुआ जिसके कारण डेप्रिसिएशन हुआ? यानी चेंज ऑफ ओनरशिप इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी जब चेंज ऑफ ओनरशिप हो रही है तो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो डेप्रिसिएशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है, सभी मैक्सिमम किताबों में इसको एक लाइन में खत्म कर दिया गया है, वेयरिंग एंड टीयरिंग, खत्म कहानी। इट इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट, बहुत चीजें इसमें समझने के लिए है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? गुड गुड, वेरी गुड। अब देखिए मैं इसमें एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। I understand that many product depreciate, however, many product appreciate in value also of time, like equity, antique, celebrity, what is the appreciation in the value of this? See, appreciation जब होगी तो वहां पे कैपिटल गेन होगा दोस्त अंबर। appreciation जब होगी then there will be a capital gain, and if there will be a capital gain it will be considered as an income of an individual, and as soon as it will be considered as an income it is not the part of the depreciation, yet the part of the GDP। समझ रहे हैं? ये डेप्रिसिएशन का पार्ट ही नहीं रह गया। अंबर आपको बात समझ में आ रही मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? नाउ इट इज नॉट अ डेप्रिसिएशन पार्ट, डेप्रिसिएशन इज माइनस, एप्रिसिएशन बिकेम प्लस, नाउ इट विल बी कंसीडर्ड इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी। ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा था कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। हम दोनों दोस्त ने 2018 में एक बाइक खरीदी, ठीक है, एक बाइक खरीदी। अब इसमें से क्या किया, ए भी इस बाइक को चलाता है लेकिन बहुत रफली चलाता है, कहीं भी एक्सीडेंट कर रहा है, कोई भी इसका मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। बी भी इसको चलाता है, बहुत अच्छे से चलाता है, बहुत सावधानी पूर्वक चलाता है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराता है, टाइम टू टाइम ऑयल चेंज कराता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, 2020 में अगर ये दोनों लोग बाइक को बेचेंगे तो किसकी बाइक ज्यादा वैल्यू पर बिकेगी? फटाक से बताइए, ए की कि बी की? एग्जैक्टली बी की। यानी कम वैल्यू पे किसकी बिक रही है? ए की। यानी डेप्रिसिएशन ज्यादा किस में लगा, ए में कि बी में?
डेप्रिसिएशन ज्यादा किस में लगा, ए में कि बी में? बिल्कुल सही है, ए में, बिल्कुल सही है, ए में। ठीक है, ए में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा, तो क्या मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन ये बता सकता हूं कि इफ यू विल नॉट मैनेज योर एसेट्स, अगर आप अपने एसेट का रख रखाव मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तो भी डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बात मेरी समझ रहे हैं आप कि अगर मैं प्रोडक्ट, अपने एसेट्स को, अपनी वस्तुओं को बहुत अच्छे से रख रहा हूं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा हूं, तो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होगा। या इसको मैं दूसरे तरीके से समझूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम है इसलिए इस वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है, और क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया तो इसलिए इसका रख रखाव, इसको अच्छे से मैनेज करके नहीं रखा गया है। बताइए मेरी बात, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? यानी डेप्रिसिएशन मैनेजमेंट ऑफ द एसेट को भी बताता है। अच्छे से मैनेजमेंट ऑफ द एसेट है तो डेप्रिसिएशन कम होगा, और अगर नहीं है अच्छे से मैनेजमेंट ऑफ द एसेट तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस दैट अगर मैं आपको कहूं कि मेरी बाइक में दोस्त डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो गया, तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि सर आपने मैनेज बहुत अच्छे से नहीं किया, राइट? उसी तरह से अगर एक देश बोलता है कि मेरे यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट बहुत ज्यादा है, तो मेरे दिमाग में एक चीज क्या आ गई कि सर आपने अपने एसेट्स को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं किया। और ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक व्यक्ति एक कार खरीद के 10 साल चला ले, और एक व्यक्ति एक कार खरीद के मात्र 2 साल में उसको तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दे। बताइए यहाँ पे ज्यादा समझदार कौन सा है, एक ये वाला व्यक्ति कि बी वाला व्यक्ति? जो तोड़फोड़ कर दिया वो ज्यादा समझदार है कि जो अच्छे से रख रहा है वो ज्यादा समझदार है? बताइए, जो अच्छे से रख रहा है एसेट को वो ज्यादा समझदार है ना, ताकि उसका एसेट अब जल्दी समय तक चलेगा। बराबर है, जो अच्छे से रख रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर एक बात समझिए कि डेप्रिसिएशन सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि जीडीपी जहां पर मेरे देश का एक क्वांटिटेटिव टूल है, मात्रात्मक टूल है, वहीं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक क्वालिटेटिव टूल है। क्यों क्वालिटेटिव टूल है? क्योंकि यहां पर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, और डेप्रिसिएशन आपके क्वालिटी को बताता है कि हाउ इफेक्टिवली, कितने अच्छे से आप अपने एसेट को मैनेज कर रहे हैं। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? ठीक है, देखिए इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं जीडीपी और जीएनपी में बीच में डिफरेंस क्रिएट करूंगा, तो है ना। चलिए अभी हमारी क्लास ये यहीं पे खत्म हो रही है, इसका टाइम इधर खत्म हो रहा है। आई होप आपको आज की क्लास की बातें समझ में आई। आज की क्लास क्लियर है आपको? कोई डाउट फटाक से बताइए। यस सर। हाँ चलिए, यहाँ पे तो ब्रिज वैल्यू सर एक्चुअली एक मिनट एक मिनट। क्वेश्चन। हाँ यस यस, बोलिए बोलिए। सर जैसे हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कोई अच्छी बुक या कुछ कंटेंट के लिए हम कैसे रेफर कर सकते हैं? आप क्लास अटेंड कर लीजिए, आप क्लास के नोट्स बना लीजिए। आई गारंटी हो किसी बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपके अगर फिर भी मन में आ रहा है कि बुक्स चाहिए ही है, तो रमेश सिंह की बुक आती है, संजीव वर्मा की बुक आती है, मिश्रापुरी की बुक आती है। बट राइट नाउ आई विल नॉट सजेस्ट एनी बुक। मैं आपको बताऊंगा जब बुक आपको सर कल क्लास होगी या नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा दोस्त, जब बुक खरीदनी होगी ना मैं आपको बताऊंगा, है ना।